हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज क्लास नंबर 38 और टॉपिक नंबर 23 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संप्रेक्ष एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या भारत का महान्यायवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संप्रेक्ष्य एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है। योजना आयोग, वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके इसकी जगह पर नीति आयोग को बनाया गया है। नीति आयोग, और नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2015 में की गई थी। उसके बाद वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया, 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में या केंद्रीय वित्त मंत्री में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में निहित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है। राष्ट्रपति के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 53 में दिया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 58 में दिया गया है। राष्ट्रपति पद के शपथ के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। संसद की संरचना और गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और यदि सदन पूछ ले तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। और राज्यसभा को द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है, द्वितीय या उच्च सदन। और लोकसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में है। और लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है, प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य सरकार के लिए या नए संघ सरकार के लिए और नए राज्य सरकार के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य सरकार के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 280? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति की जाती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। अनुच्छेद 63 में उप राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है, कि महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। और महान्यायवादी सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, सर्वप्रथम विधि अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना है? कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना, व्यवस्थिका के व्यय पर नियंत्रण करना, न्यायपालिका की या उपयुक्त सभी के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है?
ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा वर्णन संविधान के अनुच्छेद 53 में दिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, इसकी संरचना के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 में बताया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा पद का सृजन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं 6 वर्ष के बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, 6 वर्ष के बाद या 62 वर्ष की आयु पूरे होने पर, 5 वर्ष के बाद या 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर, या 5 वर्ष के बाद 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष के बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को सेवानिवृत्त के बाद किसी भी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए वर्जना है। महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल 76 है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? के संथानम, ए के चंदा, महावीर त्यागी, या जेपी सेल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए के चंदा को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि एक सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, या राष्ट्रपति को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, या विशेषाधिकार समिति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अपना कार्य करती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं, लघु लोकसभा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई नेता होता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, सबसे बड़ी संसदीय समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को। सरकारी उपक्रमों की समिति,
सरकारी उपक्रमों की समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता। और इस समिति की व्यवस्था 1963 में कृष्ण मेनन समिति के संस्तुति के आधार पर की गई थी। 1963 में कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति के आधार पर इसकी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किस समिति का मित्र दार्शनिक और निर्देशक यानी कि गाइड के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से। राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह सरकार को के खर्चों में कैसे कमी लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार लाया जाए, संगठन में कैसे मजबूती लाई जाए आदि प्रतिवेदनों पर सरकार को सलाह देती है और इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों पर संसद में बहस नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसकी है? उच्चतम न्यायालय, संसद, भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों की कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेवारी संसद की होती है। संसद के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान 80 में और लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और यदि सदन पूछ ले तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता है? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, स्पष्ट नहीं कहा नहीं जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाँ। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? आकस्मिकता नीति और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्यों के लेन देन की लेखा परीक्षा करना, रक्षा लेखाओं का संकलन करना, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के लेखाओं की लेखा रिपोर्ट लेखा परीक्षा करना और राज्यों के लेखाओं का संकलन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रक्षा लेखाओं का संकलन करना महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। अब इस टॉपिक का कभी रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 148 है, इसमें कैग की यानी कि कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान है। नियुक्ति का प्रावधान है। उसके बाद है अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149। इसमें कैग कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की कर्तव्य एवं शक्तियाँ दी गई हैं। कर्तव्य व शक्तियों का वर्णन, शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 149 में दिया गया है। अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150, संघ महानियंत्रक परीक्षक संघ और राज्य सरकारों के प्रारूप के बारे में प्रावधान करता है। प्रारूप के बारे में
प्रावधान करता है। संघ और राज्यों के खातों के बारे में, संघ और राज्यों के खातों के बारे में, खातों के प्रारूप के बारे में प्रावधान करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 151। यह अनुच्छेद कैग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट और उनकी संसद के समक्ष प्रस्तुति से संबंधित है। संसद के समक्ष प्रस्तुति से संबंधित है। समक्ष प्रस्तुति से संबंधित है, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट को पेश करना और संसद के समक्ष रखना की प्रस्तुति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 151 में दिए गए। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।